Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। नॉर्मली ये सेल्स का भी देख सकते हैं, प्रॉफिट का भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, पर आपको किसका देखना है? ये प्राइस का। किसके प्राइस का? शेयर प्राइस का। तो CAGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाता है शेयर प्राइस पर, मेरे हिसाब से। बाकी आप किसी के उस पर भी देख सकते हैं, पर मैं आपको जो सिखा रहा हूं शेयर प्राइस पर दिखा रहा हूं। ये होता क्या है, ये समझ। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको बताता है कि एवरेज रिटर्न आपका कितना बना अगर आपने किसी भी शेयर को होल्ड किया, लेट से 3 साल के लिए। अब ये CAGR 5 साल का भी निकल सकता है, 10 साल का भी निकल सकता है, 15 साल का भी निकल सकता है, बट आपको फोकस करना है केवल और केवल 3 साल के CAGR पर। और वो किस पर अप्लाई करना है? शेयर के प्राइस पर। अब इसे निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है। मान लेते हैं 2025 में किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो है 500 रुपए और डेट है 2025 मान लेते हैं, ठीक है। ये एक डेटा हमें मिल गया। अब यहां पर मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो ऑब्वियसली किया होगा, मान लेते हैं 200 रुपए के प्राइस पर किया था और 2022 में किया था तो एक डेटा मेरे को निकल के आ गया। तो टेक्निकली जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये कि आज मेरी इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की है, पर जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो 200 रुपए की थी। तो 300 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, पर 300 रुपए का प्रॉफिट मेरा 3 साल का है। तो मैं डिवाइड कर दूंगा ना इसे 3 से, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करूंगा ना, तो कितना आ गया? अब 100 जो ये आया है ये मेरा CAGR है। अब टेक्निकली इसे परसेंटेज में निकालने के लिए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अब परसेंटेज में निकालूंगा तो 50% हो गई ना, ये परसेंटेज में 50% हो गई, तो 50% का CAGR आ गया। अब इसमें डिविडेंड को भी ऐड कर दो, करना है तो, पर अभी कर देना वो, वैसे अभी मैं सिखा रहा हूं सिर्फ। तो अगर मान लो डिविडेंड भी आ गया इसमें 30 रुपए का, तो और बढ़ गई CAGR, ठीक है। आ रहा समझ में? अब क्रक्स कि जिन भी शेयर का CAGR 25% और अबव होता है तो वो 3 साल में डबल हो जाते हैं। अब आपके शेयर की होल्डिंग आपको कॉन्फिडेंस देगी ये पैरामीटर देखकर, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? 3 साल से मैंने डिवाइड किया ना तो 100 आया, ये आ गया ना। मैंने इन्वेस्टिंग 200 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, तो 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मुझे हर साल 100 रुपए मिले हैं ना। अब इसे डायरेक्ट भी निकाल ले तो भी 150 ही आएगा, उसको डिवाइड करेगा तब भी 50 ही आएगा। शेयर का चार्ट देखो, जब तुमने इन्वेस्टमेंट किया, लाइक तुमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 जनवरी एग्जाम्पल के लिए 2000 मई, तो इस वक्त प्राइस था 200 रुपए, ठीक है। अब टेक्निकल चार्ट देखो 1 जनवरी 2025 को, तो यहाँ पे प्राइस होगा 500 रुपए एग्जाम्पल के लिए। तो तुम्हें पता चल गया कि 300 रुपए मेरे आ रहे हैं। अब उसको CAGR पैसे लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं, निकालना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? इसके बाद मैनेजमेंट देखो भाई, मैनेजमेंट ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुमने देखा कुछ दिनों पहले अभी HUL के मैनेजमेंट में चेंज आया और HUL का शेयर रॉकेट हो गया। तो मैनेजमेंट जब भी अच्छा आएगा कंपनी के पर्सपेक्टिव बेटर हो जाते हैं। तो अच्छा मैनेजमेंट कंपनी के शेयर के प्राइस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, एंड वाइस वर्सा। कोई बुरा मैनेजमेंट आ गया तो शेयर नीचे भी जाता है। अब इसके बाद है प्रमोटर होल्डिंग। अब देखो प्रमोटर कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है ना। अब मालिक ना कंपनी के साथ 3 चीजें करता है। सबसे पहले अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं।
और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब उसने इंक्रीज कर लिए तो उसे कुछ तुमसे ज्यादा पता है कंपनी के बारे में, तो शेयर पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा उसका। अगर उसने डिक्रीज कर ली अपनी होल्डिंग तो भी तुमसे ज्यादा पता है उसको, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अगर उसने शेयर को प्लेज कर दिया यानी कि गिरवी रख दिया तो भी नेगेटिव आएगा। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं प्रमोटर के भी। एंड मार्केट कैपिटल, देखो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो मार्केट कैपिटल है ना कंपनी का, वो मिनिमम 3000 करोड़ होना चाहिए अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे छोटी कंपनी में हमेशा रिस्क होगा। कौन से पैरामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे पहला ROE, दूसरा P, तीसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन, चौथा कैश फ्लो, ठीक है, डेट इक्विटी रेशो और सेल्स। ये 6 पैरामीटर देखकर आप अपने डिसीजन ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मान लेते हैं आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में ना सेल्स नहीं होती है, तो आप परेशान होंगे नहीं होंगे? और अगर आप सेल कर पा रहे हैं तो आपको कोई समस्या है बिजनेस चलाने में? यानी सेल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का, ध्यान रखना। तो अगर सेल्स हमारी सालाना 20% से ज्यादा इंक्रीज होती है तो दिस इज द गुड साइन फॉर द कंपनी ग्रोथ। कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, मैंडेटरी पॉइंट है, ठीक है। अब सेल्स जब बढ़ती है तो सेल्स के साथ साथ क्या बढ़ता है? रेवेन्यू, ठीक है, जिसे हम इनकम भी बोलते हैं। तो अगर सेल्स बढ़ रही है 20% तो भाई 15% तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। अब ये 15% क्यों डाल दिया मैंने? क्योंकि सेल्स कभी कभी डिस्काउंट पे भी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। तो 15% अगर सेल्स बढ़ रही है 20% तो थोड़ा बहुत कम ये भी बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी तो उसका मतलब गलत समझा जाएगा। अब रेवेन्यू के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? भाई आप बिजनेस कर क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए। अब ये पैसा अगर प्रॉफिट के तौर पर नहीं आया तो बेकार है ना बिजनेस करना। तो जो नेट प्रॉफिट है ना, अब देखो यार कलयुग में ना बिजनेस करना बड़ा कठिन है, तो ये जो प्रॉफिट है ना इसको मार्जिन के तौर पर देखना है हमें। अब मार्जिन क्या होता है? परसेंटेज रिटर्न। अब मार्जिन की इंपॉर्टेंस तो मैं समझाता हूं। तुम्हारी ग्रोथ हो रही है ना, जब भी तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तुम क्या बोलते हो? जैसे मान लो एज अ स्टूडेंट तुमने पिछले साल 80% स्कोर किए, तो इस साल कितने किए? 85%। तो 5% ज़्यादा थे, तो तुम्हारी ग्रोथ 5% ज़्यादा हो गई, ठीक है। तुम ये थोड़ी बोलते हो यार मैंने 20 नंबर की ग्रोथ की है इस बारी, ऐसा नहीं बोलते हो ना। एब्सोल्यूट टर्म में कभी नहीं बोला जाता। जब तुम थोड़े और बड़े होते हो, नौकरी ढूंढने जाते हो, नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन होती है, तो प्रमोशन में किसी को ये बताते हो यार मेरे को 40,000 का प्रमोशन मिला है, आप बोलते हो परसेंटेज में कि 20% का हाइक मिला है। तो ठीक उसी तरह से ये जो विषय होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको मार्जिन में देखा जाता है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कभी भी परसेंटेज को करोड़ में, लाखों में नहीं गिना जाता, मार्जिन में गिना जाता है, जिससे तुम्हें समझ में आएगी कंपनी एक्चुअली में कितनी ग्रोथ कर रही है। तो अगर सारी चीजें सही हैं तो ये केवल इंक्रीज होना चाहिए। देखो बिजनेस कब बंद होते हैं? जब प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में जाते हैं। जब तक तुम पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हो ना, तुम्हारी कंपनी ना ही बंद होगी ना ही खत्म होगी। तो ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये ओनली पॉजिटिव होना चाहिए फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। मैं ईयर लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट ईयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट मार्जिन था 10%। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इस बार ये 10.9%, तो 0.9 बेसिस पॉइंट मैंने क्या किया, ग्रोथ की है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। आ रहा है समझ में? इसके बाद बात करते हैं, देखो जब प्रॉफिट कंपनी को मिलता है ना तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है डिविडेंड की। जो भी कंपनी 100% डिविडेंड देती है वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। जो कंपनी डिविडेंड देती है सर, वो ज्यादा डिविडेंड देती है तो फिर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो फिर वो शेयर मेरे ख्याल से चलता भी नहीं है ना, कम चलता है ना? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे सर ये नहीं है अपना मेटल की कोई कंपनी है, वेदांता, वो डिविडेंड ज्यादा देती है तो वो स्टेबल ही है मैक्सिमम आप चार्ट पे देखो तो। एक आध कंपनी एक्सेप्शन हो सकती है पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट है सर, वो तो जो शेयर होल्डर में है वो तो डिवाइड कर देती है, तो फिर उसका प्रॉफिट तो बढ़ता नहीं है, तो फिर वो कंपनी ग्रोथ कम कर पाती है। ये लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ। नहीं हर कंपनी एक सी नहीं होती ना सर, इसीलिए मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है। अच्छा, डेट इक्विटी रेशो देखो, नॉर्मली क्या होती है, कुछ बिजनेस होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस माने जाते हैं, यानी कि वो बिजनेस जिन्हें करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत पड़ता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आती हैं, जैसे मेटल कंपनी। तो मेटल कंपनी को बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है मेटल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर कोई भी कंपनी ज्यादा डेट लेगी और वो डेट लेना उसकी मजबूरी है तो बात ही अलग है। पर एक कंपनी सिर्फ बिजनेस फेलियर की वजह से बार बार डेट ले रही है तो वो रिस्की है। अब मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए आपके पास खुद के हैं और 100 रुपए ही आपके पास डेट है, तो आपका डेट इक्विटी रेशो कितना आ गया, 1। अब किसी भी बिजनेस साइकिल के फेलियर पर आप बर्बाद हैं, क्योंकि आपने अपना कैपिटल तो जीरो कर लिया, बचा बैंक का डेट। और डेट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है जो एनी हाउ आपको देनी पड़ती है। तो बिजनेस उतना ही ज्यादा रिस्की माना जाता है जितना उसके ऊपर डेट होता है, पर डेट के बिना बिजनेस भी करना थोड़ा संभव नहीं है। तो ज्यादातर कंपनियां डेट को स्मार्टली यूज करती हैं। अब स्मार्टली कैसे यूज करती हैं, तुमने कभी उसका नाम सुना है जिसे हम कहते हैं स्केल अप? स्केल अप क्या होता है सबको पता होगा, बिजनेस को बढ़ाना। तो मान लो अगर मैं 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूं कोई, जिसमें मेरी कॉस्ट आती है 10 रुपए पर यूनिट, अब मैं 200 करूंगा तो जो मेरी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी ना। तो जो डेट मैंने लिया और 100 को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्यों लिया, ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए। तो ये स्मार्ट मूव माना जाएगा ना। पर मैं सभी डेट से ले रहा हूं तो गलती हो रही है। तो डेट को थोड़ा बहुत स्मार्ट मूव के लिए यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर डेट इक्विटी रेशो 0.30 है ना, तो ये आइडियल रेशो माना जाता है। तो कोई भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशो जो है वो 0.30 है तो ये कंसिडर किया जाएगा अच्छा, ठीक है, तो ये गुड रेशो है। और कई बारी मजबूरी हो जाती है ज्यादा कैपिटल लेना, तो आपको वहां पर जहां पर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं वहां पर इसको अवॉइड करना है। पर जहां पर नहीं, आपको लगता है कि ज्यादा डेट की जरूरत नहीं है, वहां पर आइडियल रेशो ये होना चाहिए। और डेट फ्री कंपनियां और भी अच्छी मानी जाएंगी अगर उनके बुक्स पे कैश है तो। अब डेट जिन कंपनियों का ज्यादा है, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है उनका। तो कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है आपको इंटरेस्ट कवर रेशो से। कोई कंपनी अगर 100 रुपए इनकम करती है और 10 रुपए उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, तो कितने गुना ज्यादा कमा रही है कंपनी इंटरेस्ट का, तो वो डिफॉल्ट करेगी क्या, नहीं ना। तो जो भी कंपनी इंटरेस्ट कवर रेशो जितना ज्यादा हाई होता है उतनी सिक्योर मानी जाती है। तो ये एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए, और 4 के ऊपर जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छी कंपनी इसका ये 100x होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो आसपास भी मिले ना तो आइडियल है, एग्जैक्ट ये तो मिलना मुश्किल है। अंडर, देखो अंडर 1 में तो 90 भी आ जाएगा ना, 80 भी आ जाएगा। पर अगर 0.30 के आसपास है, ऐसा उसमें 0.40 चलेगा
0.20 भी चलेगा, है ना, उतना चलेगा।